मैंने एक वेब सीरीज़ देखी जिसका नाम है द फाइनल कॉल और इसे मेरी दीदी ने सजेस्ट किया है, तो मैंने इसे ज़रूर से देखी है। तो मैं बता दूं कि ये वेब सीरीज़ एक ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसे ZEE5 ओरिजिनल्स ने लॉन्च किया है। और मैं बता दूं कि ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसे IMDb पर 7.2/10 की रेटिंग मिली है। गूगल यूज़र्स ने इसे लाइक किया है। तो यार फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक परिणीति नाम की प्लेन अटेंडेंट को, जो कि सभी लोग को सीट बेल्ट पहनने के लिए कहती है कि तभी प्लेन में काफ़ी बड़ा झटका लगता है और पता चलता है कि प्लेन क्रैश हो रहा है, जो कि एक आइलैंड पे गिरने वाला होता है। और वहाँ का एक किसान इस चीज़ को देखता है। जब वो खेती कर रहा होता है तो उसका ध्यान उस प्लेन की तरफ जाता है और वो प्लेन उसी आइलैंड पर लैंड होने वाला होता है। एक्चुअल में ये क्रैश लैंडिंग थी हवाई जहाज़ 502, जो कि अब पूरी तरह से उस आइलैंड पर क्रैश होने वाला था। सभी लोग उसे गाइड करते कि आपको किस जगह पे उतरना चाहिए था। वहाँ पे क्रैश लैंडिंग करते और सीन कट हो जाता है। अब हमें 28 घंटे पहले की जगह दिखाई गई है, जहाँ पे एक आदमी एक वियर्ड सी जगह पर आता है। यहाँ पे एक लड़का बैठा होता है और यहाँ पे अर्जुन रामपाल, जिनका नाम कैप्टन करण है। अच्छा, पैर से तो अपाहिज है, लेकिन मैं बता दूं कि ये ड्रग डीलिंग का काम करता है। फाइनली यहाँ पे कैप्टन करण कहते हैं कि उसने उसे कॉल किया था ड्रग लेने के लिए। फाइनली वो कहता है हाँ, मैं ड्रग लेकर आता हूँ। ड्रग वापस लेकर आने पर वो बताता है कि ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसे जूस में मिलाकर दिया जाए तो आदमी की 2 से ढाई घंटे में मौत हो जाती है, लेकिन अगर किसी को मुंह पर रख दिया जाए तो तुरंत के तुरंत मर जाएगा और डॉक्टर भी नहीं बता पाएंगे कि ये हार्ट फेलियर था या ड्रग्स की कोई डोज थी। फाइनली यहाँ पर वो ड्रग लेने के पहले वो पेमेंट की बात करते हैं, जिस पर हमारे कैप्टन करण उसे अपनी 7 लाख की घड़ी उतार कर दे देते हैं। अब यहाँ पे इस बच्चे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वो पूछता है, जिस पर वो कुछ नहीं कहते, यानी कैप्टन करण। और कैप्टन करण वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। सीन में कैप्टन करण को दिखाया गया है जो कि शेविंग कर रहे होते हैं, यानी कि ये अब कहीं जाने वाले हैं। फाइनली वो उस ड्रग्स को बाहर निकालते हैं और टेबल पर रखते हैं। अपनी ओरिजिनल कैप्सूल के अंदर से ओरिजिनल दवाई निकाल कर वो उसके अंदर ये ड्रग को डाल देते हैं। सीन वहाँ से कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया एक काफ़ी बड़े नारियल के जंगल को, जहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, जिसमें से एक फैमिली मेंबर का नाम कृष्णमूर्ति है। वी कृष्णमूर्ति हैं जिनके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। फाइनली वी कृष्णमूर्ति को ये बात पता होती है कि उनकी अब डेथ होने वाली है और ऑस्ट्रेलिया से कॉल आने का ये एक दूसरा मौका था। फाइनली यहाँ पे उनके बच्चे इस बातों में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए उनको वो कुछ नहीं कहते। दूसरी तरफ दिखाया गया है वी कृष्णमूर्ति की बेटी को, जो कि कहते हैं कि फादर आप अभी नहीं मरोगे। अब मौत को समझना अब सबके बस की बात नहीं है। खैर, ऐसे इंसान को जहाँ पे वो मौत को जानने के बाद भी उसे गले लगाने के लिए बेतुर है। कृष्णमूर्ति का एक छोटा बेटा है जिसका नाम विष्णु है। यहाँ पे विष्णु अब अपने फादर के साथ खेलना चाहता था, लेकिन अब उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसे पता था कि अब ये आगे जाकर मरने वाले हैं। तो डेथ वैसे तो कुछ भी नहीं होता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। चीज़ आइंस्टाइन ने भी कही थी कभी अपने ज़माने में कि बॉडी की एनर्जी बस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, वो ना ही डिस्ट्रॉय होती है ना ही उसे बनाया जा सकता है। जो कॉल आता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी पे, जहाँ पे उनका बड़ा बेटा उसे कॉल करता है और कहता है पिताजी मुझे माफ़ करना, इसमें बालाजी की कोई गलती नहीं है और आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ बालाजी से मतलब उनके भगवान से था। बालाजी की ही मर्जी है, इसीलिए तो उन्होंने मुझे एक दूसरा मौका दिया। फाइनली वो उन्हें अलविदा कहते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें एक और बिजनेसमैन को दिखाया गया है जिसका नाम सिद्धार्थ है और उसका कॉलीग मूर्ति उसे बुलाने के लिए आया होता है, जिससे सिद्धार्थ प्रेजेंटेशन में चल सके। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन वो नहीं जाना चाहता था, तो वो मना करता है और कहता है मैं जब तक वो नहीं आ जाएगा उसके बिना नहीं जाऊँगा, और आज तक अभी भी ऐसा नहीं हुआ। फाइनली एक लड़का आता है और उसकी मुट्ठी बंद होती है और वो सिद्धार्थ के हाथ में कुछ रख कर उस जगह से चला जाता है। सभी लोग बोर्ड प्रेजेंटेशन में जाते हैं जहाँ पे एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है। एक बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा होता है कि उसके सारे टेलीकॉम्स या फिर मोबाइल कैसे बिक रहे हैं। फाइनली सिद्धार्थ वहाँ पर बैठा होता है और एक वहाँ जिंदल नाम के आदमी से बात करता है और वो कहता है कि तुम अपनी कंपनी मुझे कितने में बेचोगे।
जिस पर वो कहता है कि शायद तुमने गलत समझा है, मैं यहाँ तुम्हारे फ़ोन्स लेने के लिए आया हूँ, न कि अपनी कंपनी बेचने के लिए। सिद्धार्थ कहता है मुझे पता है तुम अपनी कंपनी बेचना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी कंपनी ऑलरेडी लॉस में जा रही है और तुम्हारे शेयर्स भी तो अब गिर रहे हैं। फाइनली वो अपनी डील डन करता है 13,000 करोड़ में, जिसके बाद वो डील डन करने वाले होते हैं। फाइनली जिंदल को सोचने का कुछ टाइम दिया जाता है और सिद्धार्थ उस जगह से निकलते हुए कहता है मूर्ति, अगली बार मुझे ऐसे प्रेजेंटेशंस में बिल्कुल मत बुलाना, उसे तुम ही हैंडल करो। उस डील को 11,000 करोड़ में डन करने की बात कहता है। मूर्ति पूछता है जब डील 10,000 करोड़ में डन हो सकती है तो 11,000 क्यों दें, जिस पर सिद्धार्थ कहता है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1,000 करोड़ देने से, बल्कि उसके शेयर्स होल्डर को पड़ेगा, इसलिए उसे 1,000 करोड़ एक्स्ट्रा दे दो। और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। फाइनली हमें समझ में आता है कि सिद्धार्थ नाम का ये जो बिजनेसमैन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और वो भांप लेता है कि कौन बंदा उसके किस तरह से व्यवहार रख रहा है या फिर उससे क्या चाहिए। खूबी किसी में नहीं होती है, बहुत रेयर पर्सन्स होते हैं जिनमें ये खूबी होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है सैरा नाम की लड़की को, जो कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी से बिलोंग करती है और वो अपने हस्बैंड या फिर सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। उसे शक होता है शायद उसका हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड उसके साथ चीट कर रहा है, इसीलिए वो उससे बात करने में थोड़ा सा कतराता है। सारा समझ चुकी थी कि ये बिल्कुल भी उस तरह से बिहेव नहीं करता जैसे मुझसे रियली में बिहेव करता है। फाइनली यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल बज आता है और वो सैरा को कहता है होल्ड जस्ट मिनट। वो बात करते हुए कहता है कि मैं तुमसे कुछ देर में बात करूँगा, अभी मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ। फाइनली वो उसे झूठ कहता है और कहता है मैं अपनी मॉम से बात कर रहा था। सैरा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अपना कॉल लॉग चेक करो। फाइनली एक बार और कॉल आता है, जिसके बाद सैरा का मूड बिल्कुल ऑफ हो जाता है और वो लैपटॉप पे कट करती हुई कॉल को, और वो कॉल करती है अपने फ्रेंड को और वो कहती है जो आज के आज ही सिडनी आ रही है कैप्टन करण की तरफ, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहे होते हैं। टैक्सी ड्राइवर उनसे बात कर रहा होता है। बार बार वो पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो, जिसके बताने पर वो सिडनी जा रहा है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और जिस पर वो पूछता है कि अगर वहाँ पे कोई पायलट मर जाए तो क्या होगा, कि फिर प्लेन हाईजैक हो जाए तो, जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं होता। जिस पर वो कहता है कि अगर पहला वाला पायलट दूसरे पायलट को मार दे तब क्या होगा, जिस पर वो बताता है कि तब तीसरा नंबर का पायलट वहाँ पर आ जाएगा। फाइनली तभी वो लोग अपने डेस्टिनेशन यानी कि एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और यहाँ पे आज कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी होती है। इस बात का समझ में नहीं आता कैप्टन करंट को, तो वो अपने कॉलीग को बुलाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कॉलीग बताता है कि यहाँ पे शायद आज ड्रग्स लाया है कोई बंदा, शायद इसीलिए आज काफ़ी ज़्यादा पुलिस है। कैप्टन करंट अपनी कैप पहनते हैं, तभी उन पे काफ़ी सारे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो वो जल्द से जल्द अपने बैग को चेक कराने के लिए एक मशीन के अंदर अपना बैग डालते हैं। यहाँ पे हमें सोल्जर्स को दिखाया गया जो कि उनकी भी चेकिंग करते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं। फाइनली उस बैग के अंदर एक नाइफ जैसी चीज़ दिखती है सोल्जर को, इसलिए वो किनारे आने के लिए कहते हैं कैप्टन करंट को। कैप्टन करंट का बैग चेक करने के दौरान उन्हें एक छोटा सा नाइफ मिलता है। सर कहता है कि सर आप तो स्टाफ हो, फिर आपने ऐसी चीज़ें क्यों लाई, जिस पर कैप्टन करंट कहता है कोई बात नहीं, मैं भूल गया था, इसे तुम चाहो तो रख सकते हो। मैं बता दूं कि फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया था कि उसने ड्राइवर के से ही ये चीज़ खरीदी थी। आर्ट्स का ध्यान खिंच जाता है उस नाइफ पे। अब ये ड्राइवर से नाइफ खरीदने का मकसद यही था जिससे उनका ध्यान ड्रग्स से हटकर नाइफ पर आ जाए और वो शांति से उस जगह से निकल सके जहाँ पे ये बच्चा या फिर कहूँ ये ड्रग डीलर बात कर रहा होता है कि उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। शायद इसलिए क्योंकि इसने इसके पहले भी बहुत से लोगों की जान ली हुई है, यानी कि कैप्टन करन स्टार्टिंग में आज ही नहीं, इसके पहले भी कई मर्डर कर चुके हैं। फाइनली उनकी एक क्रिपी सी स्माइल दिखाई जाती है और सीन टर्न हो जाता है, जहाँ पे सिद्धार्थ अपने प्राइवेट जेट पे जा रहा होता है। अभी आधे घंटे लगने वाले थे इस प्लेनेट को उड़ने में, इसलिए वो शांत से बैठता है। अब यहाँ पे मैं दिखाया गया सारा को, जो कि उस जगह पर पहुँचती है और अपने कॉलीग को बताती है कि वो आज के आज ही सिडनी आ रही है यानी कि ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वो 15 मिनट्स लेट होने के कारण अब उसके लिए गेट ओपन नहीं किया जा सकता था। इस बात से वो काफ़ी दुखी होती है और कहती है कि उसे कोई अगली फ़्लाइट दे दी जाए। सीन शिफ्ट होता है और परिणीति को दिखाया गया है यानी कि उसी एयर अटेंडेंट को, जो कि वहाँ पे बात करती है और सभी लोग को बताती है कि कैप्टन्स आ चुके हैं। की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो बताता है सिद्धार्थ को कि फ़्लाइट अभी आधे घंटे देर से चलेगी। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ कहता है कि ठीक है, और डेविड नाम के बंदे कॉल करते हुए कहता है जो भी ऑस्ट्रेलिया जा रही फ़्लाइट है उस पर उसका ही रिजर्वेशन करो।
फाइनली ये कमर्शियल फ्लाइट होती है, वीआईपीज़ को इसमें अलॉट कर दिया जाता है। फाइनली यहाँ पे ये सभी लोग बैठे होते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं। फाइनली सभी गार्ड्स या फिर कहूँ सभी लोग जो नीचे बैठे होते हैं वो कहते हैं कि ये 502 उड़ान भरने के लिए रेडी ना रहे, क्योंकि अभी 2 लोग और आ रहे हैं। अब यहाँ पे उसे जब बताया जाता है कि 2 गार्ड्स इस तरफ आ रहे हैं और परिणीति ये सारी खबर दे रही होती है। इस बात से अब टेंस में आ जाता है हमारा कैप्टन करण और वो सोच में पड़ जाता है क्या वो नाइफ या फिर वो चीज़, वो गार्ड जिसने उसे नोटिस किया था, या फिर ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से वो 2 गार्ड्स इस तरफ आ रहे हैं। फाइनली सिद्धार्थ और सायरा को दिखाया गया है, जहाँ पे सिद्धार्थ जा रहा होता है तभी वो सायरा को भी अपने साथ लेकर जाता है, ये कहते हुए अगर मैं जा रहा हूँ तो इसे भी जाने दिया जाए। फाइनली सायरा भी उस फ्लाइट के अंदर बैठ जाती है और उसे फ्लाइट अटेंडेंट किनारे वाली सीट पर बैठने के लिए कहती है, जहाँ पे उसका ध्रुव नाम के लड़के से सामना होता है। ये कृष्णमूर्ति सायरा के जस्ट बगल वाली सीट पर बैठे होते हैं और वो अभी एक कुंडली बना रहे होते हैं। ये बुक उनकी आज भी म्यूजियम में रखी हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। फाइनली यहाँ पे दिखाया गया है जो कि सायरा जूलिया नाम की औरत से बात करती है और जूलिया से बात करने पर वो पता चलता है कि उन्होंने कल रात को पार्टी करी है और उसका हस्बैंड भी जूलिया के साथ ही था। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होती है और रोने लगती है, जिस पर ध्रुवा उसे सराहना देता है। फाइनली 502 उड़ान भरने के लिए अब तैयार होती है, तो सभी के सभी पायलट्स अब कहते हैं कि उड़ान भरने के लिए रेडी हो जाओ। 18 साल पूरे हो चुके थे इस जगह को, इसलिए सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं और वो कहते हैं कि किरण मैम अभी तक क्यों नहीं आई, जिस पर वो कहते हैं वो अभी भी काम कर रही हैं और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे परिणीति उन दोनों के लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि किरण मैम आज भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि आगे ले जा सकती है उन्हें। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है परिणीति को, जो कि उससे पूछता है कि और भी कुछ अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे एक और कैप्टन को बैठे हुए दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोलता है। दूसरी तरफ दिखाया गया कैप्टन करण को, जो कि अपनी कॉफ़ी के अंदर वही ड्रग डाल रहे होते हैं जो कि उन्हें कुछ समय पहले ख़रीदा था। फाइनली सभी लोग 502 की उड़ान के लिए बैठे होते हैं कि अब वो फ्लाइट उड़ेगी। सायरा ध्रुव से बात करती है, जहाँ पे ध्रुव बताता है कि वो फुटबॉल की वजह से ऑस्ट्रेलिया में उसने एडमिशन लिया। फाइनली सायरा कहती है कि तुम उसे भाई की याद दिलाते हो, जिस पर ध्रुव कहता है सैया बनने से पहले ही भैया बना लिया। तो होता है करण सर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का है, लेकिन वो अपनी फैमिली की फ़ोटो रखता है और बगल में कॉफ़ी, जिस पर वो कॉफ़ी को पीना चाहता था, या फिर वो उस कॉफ़ी को पिलाना चाहता था अपने कैप्टन 2 नंबर पे। फाइनली वो यहाँ पे सेकंड कैप्टन को दिखाया गया जिसने उस कॉफ़ी को पी लिया होता है। सर इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं कि उसकी कॉफ़ी उसने क्यों पी, और वो याद करने लगते हैं उस ड्रग डीलर वाले बच्चे के बारे में जिसने कहा था कि 2 घंटे में अगर कोई जूस में इसे मिलाकर पिए तो मर सकता है। लेकिन यहाँ पे उसकी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है और वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है। फाइनली कैप्टन करण इस चीज़ को काफ़ी देर से नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उसकी कॉफ़ी में उसने खुद ही जहर मिलाया हुआ होता है। तो वो परिणीति को बुलाकर कहते हैं कि 3rd कैप्टन को यहाँ पर बुलाया जाए, वो थोड़ा आराम करना चाहता है, और वो कॉफ़ी उठाकर ले जाया जाता है अंदर की तरफ। फाइनली यहाँ पे दिखाया गया कैप्टन करण को, जो कि इस बात से टेंस्ड होते हैं कि वो कॉफ़ी अब किस किस के पास जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया गया परिणीति को, जो कि बुलाने जाता है एक 3rd कैप्टन को। 3rd कैप्टन आराम कर रहे होते हैं और इस 3rd कैप्टन की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। फाइनली यहाँ पे एक और लड़की को दिखाया गया, या फ्लाइट अटेंडेंट को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करती थी। दूसरी तरफ उस 2nd कैप्टन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तो सभी लोग यहाँ पर पैट से लोग परेशान हो जाते हैं कि 502 से कोई भी जवाब क्यों नहीं आ रहा। परिणीति गेट खोलने की काफ़ी बार कोशिश करती है, लेकिन करण सर ने उस गेट को ही लॉक कर दिया था। अब यहाँ पे दिखाया गया कैप्टन 2nd मर चुका है। अब इस परिणीति देखती है और सोच पड़ जाती है शायद कैप्टन करण की वजह से कुछ हुआ ना हो। अब यहाँ पे 2nd कैप्टन के मर जाने की वजह से 1st कैप्टन उसे अब उसी की बेल्ट से बांध देता है। शायद अगर ये बॉडी कहीं गिर गई तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो बात याद करता है उस ड्राइवर की, जो कि कहता है अगर पहला कैप्टन दूसरे कैप्टन को मार दे तो क्या होगा। हालांकि कैप्टन करण उसे मारना नहीं चाहते थे। फाइनली वो टैबलेट वो खुद लेना चाहते थे और जिससे उनकी मौत हो सके, या फिर वो किसी दूसरे को मारना चाहते थे। इस बात का खुलासा अगले एपिसोड तक ज़रूर होगा।
यहाँ पर कैप्टन करण को दिखाया गया जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं और सीन शिफ्ट होता है वी कृष्णमूर्ति पर। मूर्ति उस लैपटॉप पर बैठ के कुंडली बना रहे होते हैं या फिर कहूँ अपनी बुक लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया गया सायरा को जो कि ध्रुव से पूछती कि ये क्या हो रहा है, जिस पर ध्रुव बताता है कि वो एक कुंडली बना रहे हैं और वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। फाइनली उसे कुछ समझ में तो नहीं आता, तो इसलिए वो डायरेक्टली वी कृष्णमूर्ति से बात करने की कोशिश करती है। वी कृष्णमूर्ति से वो बात करते हुए वी कृष्णमूर्ति उसे बताता है कि हम सभी इंसान किसी न किसी चीज़ से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास एक रबर की बॉल है और इंसान को मारने के लिए रबर की बॉल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होती है, यानी कि इस रबर की बॉल को कई बार बीमार या कुछ इंसान चीरते हुए आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारी मौत हो सकती है। अब यहाँ पे ये एक वरदान भी होता है इन्हें कि ये अपनी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते थे, इसलिए वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताते लेकिन एक हिंट ज़रूर दे देते हैं कि शायद यहाँ पे हमारी मौत हो सकती है। सारा थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करती और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा डरावना है और ध्रुव को कहती है हे रबर बॉल, और सीन शिफ्ट होता है। सिद्धार्थ को दिखाया गया है जो कि उस कॉमर्शियल वाली फ्लाइट पर बैठकर मज़े से खा रहा होता है और कई और पैसेंजर्स को दिखाया गया है। परिणीति को दिखाया गया है जो कि उन सभी लोगों को यानी पैसेंजर्स को कॉफ़ी सर्व करती है। दूसरी तरफ कैप्टन को दिखाया गया है जिसे परिणीति ने कॉफ़ी देने का वादा किया था और अभी तक वो नहीं दी। सेकंड कैप्टन की लाश वहीं पर होती है और फर्स्ट कैप्टन यानी कि कैप्टन करण वहीं पर काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं। फाइनली यहाँ पे वी कृष्णमूर्ति की जो बीवी है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होती है इन सभी चीज़ों को लेकर। सायरा अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है वी कृष्णमूर्ति को लेकर, लेकिन परिणीति के पूछने पर कि तुमने अभी तक थर्ड कैप्टन को कॉफ़ी दी या नहीं, जिस पर वो वही कॉफ़ी और मिक्स करके दे देती है थर्ड कैप्टन को। अब यहाँ पे कैप्टन के पास जा रही होती है कॉफ़ी और कैप्टन इस कॉफ़ी को पीते हैं। अब फ्लाइट नंबर F502 अभी कोई जवाब नहीं दे रहा होता, तो नीचे बैठे जितने भी ऑपरेटर होते हैं वो ATR यानी किरण मैम को बुलाते हैं। फाइनली किरण मैम कहती कि मैं इसे हैंडल करती हूँ और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। सेकेंड एपिसोड या कहूँ सेकेंड पार्ट काफ़ी जल्द लेके आऊँगा, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए सेकेंड पार्ट का। थैंक यू।